हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। दिस इज़ योर फ्रेंड एंड टीचर नितिश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे जैक फिनी की द थर्ड लेवल का दूसरा पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या टॉप राइट कॉर्नर पे। तो पढ़ते हैं हम लोग दूसरे पार्ट को, लेकिन उससे पहले हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं पिछले पार्ट में कहाँ तक हमारी कहानी पहुँची थी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा नैरेटर है चार्ली, वो भटकते भटकते ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे उसके तीसरे लेवल पे पहुंच चुका है, जहां सब कुछ पुराना पुराना दिख रहा है। क्लासिकल सा लुक है, एकदम क्लासिक सा। और वुड का बना हुआ एक बीच में केबिन रखा हुआ है और ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं जो फ्लिकर कर रही हैं। तो उसके बाद अब आगे ये ऑब्जर्व करता है क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। नीचे जो थे फर्श पे रखे हुए ढेर सारे ब्रास स्पिटन्स थे, यानी कि पीतल के थूकदान थे जिनमें लोग थूकते हैं पान की पीक वगैरह, या नॉर्मली थूकना हो तो उसमें थूकते हैं। उनको स्पिटन्स कहा जाता है। वो रखे हुए थे फ्लोर पे। और मैं जहाँ खड़ा था उसके दूसरी तरफ अक्रॉस द स्टेशन जो लिखा है, यानी कि स्टेशन पे ही मतलब मेरे दूसरी तरफ मुझसे थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में कुछ दूरी पे अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। एक रोशनी की एक पतली सी चमक हुई, एक कौंधी लकीर, छोटी सी रोशनी की, तीखी सी। उसने मेरा ध्यान खींचा, कॉट माई आई मतलब ध्यान खींचा। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक इंसान एक सोने की घड़ी, जो पॉकेट वॉच होता है, वो निकाल रहा था अपनी वेस्ट की पॉकेट से। वेस्ट जिसको हमारे यहाँ नॉर्मली बास्केट या बंडी कहा जाता है, आपने देखा होगा। कोट के नीचे लोग शर्ट के ऊपर पहनते हैं, वी शेप्ड होता है और स्लीवलेस होता है वो। वैसे वेस्ट बनियान को भी कहा जाता है। तो वो उसने वेस्ट पॉकेट से, अपने बंडी की जेब से या बास्केट कह लीजिए आप, उसकी जेब से उसने निकाला था एक गोल्ड वॉच, और उससे रोशनी जो थी वो रिफ्लेक्ट हुई थी, इसकी आंखों पे पड़ी थी। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन। उसने झटके से खोला कवर को। अगर आपने पॉकेट वॉच देखा होगा तो उसके कवर को उठाया जाता है ऊपर की तरफ। तो उसने कवर को झटके से खोला, उस घड़ी को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ी। फ्रॉन्ट का मतलब ही होता है भौहों को सिकोड़ना। ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैश। मस्टैश पढ़ते हैं इसको, बहुत लोग मुस्टैच या माउस्टैच पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, मस्टैश पढ़ते हैं इसको। उसने एक डर्बी हैट लगाया हुआ था, एक तरीके का हैट ही होता है वो। और काले रंग का 4 बटन वाला उसने सूट पहना हुआ था, जिसके लेपल्स बड़े छोटे थे। लेपल वो जो कोट या जैकेट वगैरह का, जो कोट का ही नॉर्मली जो दोनों साइड में मुड़ी हुई होती है ना, एक तरीके से मतलब उसको शेप देने के लिए मोड़ दिया गया होता है। आपने नोटिस किया होगा, उसको लेपल बोलते हैं। तो उसके लेपल्स काफ़ी छोटे थे। और लेकिन उसकी मूछें कैसी थी, बड़ी बड़ी, काली और हैंडल बार स्टाइल स्टाइल की मस्टैश थी। हैंडल बार स्टाइल कैसा होता है ये आपने देखा होगा, अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी तो। डम डम डगन क्या था वो, जो कैप्टन अमेरिका एंड हाउलिंग, सॉरी, निक फ्यूरी एंड हाउलिंग कमांडोज में है। एक पायलट अभिनंदन, अगर आपको ध्यान में होंगे, याद होंगे, तो उनकी जो मस्टैश है वो हैंडल बार होती है, वैसा ही कुछ होता है। तो उसकी हैंडल बार मस्टैश थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, sideburns एंड फैंसी मस्टैशेस इन माई लाइफ। उसके बाद मैंने इधर उधर देखा और मैंने क्या पाया कि स्टेशन पे जो सभी लोग थे वो, उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, ऐसा उनकी वेशभूषा ऐसी थी कि 1890 के आसपास का दशक चल रहा है, ऐसा लग रहा था। मैंने कभी, आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, साइडबर्न्स एंड फैंसी मस्टैशेस इन माई लाइफ। मैंने कभी इतनी सारी दाढ़ियाँ, इतनी सारी साइडबर्न्स और इतनी सारी अलग अलग डिज़ाइन की फैंसी मूछें अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। साइडबर्न्स क्या होती हैं, ये जिसको हम लोगों के यहाँ लोग कलम बोलते हैं। ये जो बालों का गलगुच्छा शायद इसको बोलते हैं, वो जो कनपट्टी पे आता है उसको बोला जाता है, वो नीचे तक अक्सर चला जाता है। तो कलम, गलगुच्छा, ऐसा कुछ बोला जाता है हमारे यहाँ, उसी को साइड बर्न बोलते हैं।
तो मतलब ऐसी अपीयरेंस थी इन लोगों की कि ऐसा लगता था जैसे 1890 का दशक चल रहा हो। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. एक औरत वहाँ से, जो गेट था ट्रेन्स का, वहाँ से वो निकल कर आई। उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी स्लीव्स लेग ऑफ मटन स्टाइल की थी। लेग ऑफ मटन स्लीव्स कैसी होती हैं? तो वो नीचे तो काफ़ी टाइट होती हैं आपके बाजुओं पे, लेकिन कंधे पर काफ़ी फैली हुई होती हैं। अलग तरीके का डिज़ाइन होता है वो, पहले चलता था, अब का तो मुझे पता नहीं। तो उसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स वाली ड्रेस पहनी हुई थी और स्कर्ट डाल रखी थी अपने हाई बटन शूज़ पे। ये जैसा नाम है वैसी चीज़ें होती हैं। ये जूते होते हैं जो काफ तक जाते हैं, एंकल से थोड़ा ऊपर तक जाते हैं, 3-4 इंच, और उनमें ढेर सारे बटन्स लगे होते हैं। तो ऐसा उसका पहनावा था, आउट ऑफ फैशन थी एक तरीके से, आज के हिसाब से कह लीजिए। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small Currier and Ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. उसके पीछे जब मैंने देखा तो जो पटरियां थीं उन पे क्या था? आई कॉट अ ग्लिम्स, मेरी नज़र पड़ी एक लोकोमोटिव पे। लोकोमोटिव ट्रेन के इंजन को कहा जाता है। वहीं से ये वर्ड आया है लोको पायलट, जो कि रेलवे के ड्राइवर्स को कहा जाता है। लोकोमोटिव पायलट का वो शॉर्ट है, लोको पायलट। तो एक लोकोमोटिव खड़ा था, यानी कि एक ट्रेन इंजन खड़ा था। कैसा ट्रेन इंजन था वो? करियर एंड आइव्स स्टाइल का, जिसके ऊपर ऐसा लगता था जैसे कोई फनल रख दिया गया हो, जिसको कीप या टीप कहते हैं हम लोग, वैसा रख दिया गया हो। वैसी उसकी धुआं उगलने वाली जगह थी। करियर एंड आइव्स, पहले मुझे लगता था कि ये लोग रेलवे इंजन्स बनाते होंगे, काफ़ी वक्त तक मुझे लगता था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं देखा वो लोग एक्चुअली प्रिंट करते थे, प्रिंटर्स थे वो लोग, और पुराने ज़माने की चीज़ों को कलर में वो लोग प्रिंट करते थे। तो वो लोकोमोटिव ऐसा था जैसे करियर एंड आइव्स की पुरानी पेंटिंग्स से निकल के आया हो। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? कि मैं कहीं और पहुंच गया हूं, किसी और ज़माने में। खैर, अभी ये पूरी तरह से श्योर नहीं है। टू मेक श्योर, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। अपने आप को आश्वस्त करने के लिए मैं गया वहाँ पे। वॉक ओवर टू का मतलब होता है उसके पास जाना। एक न्यूज़ बॉय के पास, एक लड़का जो न्यूज़पेपर बेचने के लिए लेके न्यूज़पेपर बैठा था या खड़ा था, उसके पास मैं गया। उसके पैरों में जो गट्ठर रखा हुआ था, जो स्टैक रखा हुआ था न्यूज़पेपर्स का, मैंने उस पर नज़र डाली। इट वॉज द वर्ल्ड। कौन सा न्यूज़पेपर था वो? द वर्ल्ड। इटैलिक में इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि वो न्यूज़पेपर ही था एक अलग। द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, एंड द वर्ल्ड हैज़ंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। और द वर्ल्ड जो था उसका सालों से प्रकाशन नहीं हुआ था, यानी वो छपना बंद हो चुका था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। और जो फ्रंट पेज पे जो स्टोरी थी, लीड स्टोरी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। और क्लीवलैंड को गए हुए काफ़ी ज़माना हो गया था, उनकी प्रेसिडेंसी ख़त्म हुई। I have found that front page since in the public library files, and it was printed June 11th, 1894. अब ये कहता है कि वहाँ से आने के बाद, स्टेशन से आने के बाद मैंने उस पेज को खोजा और आखिरकार मुझे पब्लिक लाइब्रेरी के आर्काइव्स में वो मिल गई, उस जहाँ पुराने न्यूज़पेपर रखे हुए होते हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज में होता है ये, हमारे यहाँ इंडिया में तो इसका चलन है नहीं, लोगों को किताबों से, लाइब्रेरी से कुछ खास प्यार है नहीं। तो खैर, मैंने उसको पाया, और डेट जो थी उस पे, उस न्यूज़पेपर पे, वो थी 1894, यानी कि मेरे से काफ़ी पहले का वो टाइम था। यानी कि मैं टाइम ट्रैवल कर चुका था, थर्ड स्टेशन पे, थर्ड लेवल पे आ चुका था। खैर, तो ये तो स्टेशन से बाहर आने के बाद इन्होंने रिसर्च करी थी। अभी स्टेशन पे ये आगे क्या देखते हैं ये चीज़ें बताते हैं। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज़, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. खैर, मैं टिकट विंडोज़ की तरफ मुड़ा। मुझे पता था
कि ये तीसरा लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल का, यहाँ से मैं टिकट्स खरीद सकता हूँ ऐसी जो लुइजा को और मुझे कहीं भी लेके जा सकती हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ भी हम जाना चाहें इन द ईयर 1894। किस साल में? 1894 में। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग इलिनॉय। इलिनॉय पढ़ते हैं इसको, ये स्टेट है अमेरिका का। शिकागो आपने काफ़ी सुना होगा, तो वो इसी स्टेट के अंदर आता है। खैर मैंने 2 टिकट ली गैल्सबर्ग इलिनॉय की, मैं लेना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? अब नरेटर हमसे पूछते हैं कि आप कभी वहाँ गए हैं? कहाँ? गैल्सबर्ग इलिनॉय। It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. कहते हैं कि आप कभी वहाँ गए हैं? आज भी वो काफ़ी खूबसूरत शहर है। बड़े बड़े फ्रेम वाले हाउसेस, पुराने बड़े बड़े ढांचों वाले हाउसेस, बड़े बड़े बगीचे और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं ऊपर, आपके सर के ऊपर से जिनकी शाखाएं आपस में मिलती हैं गुत्थम गुत्था होके, और ऐसा लगता है जैसे गलियों के ऊपर किसी ने छत डाल दी हो। और छत को मतलब वो एक तरीके से वो गली की छत बना लेती हैं, स्ट्रीट्स की छत, जो ट्रीज हैं वो ऊपर से आपस में जुड़ के छत बना देते हैं। एंड इन 1894 summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. और 1894 में जो गर्मियों की शामें होती थी वो आज से 2 गुनी लंबी होती थी, क्योंकि लोगों के पास फुर्सत काफ़ी होती थी और लोग जो है वो बैठे होते थे अपने बगीचों में, अपने लॉन्स में बाहर। मर्द क्या करते थे? सिगार पी रहे होते थे और आराम से बातें कर रहे होते थे एक दूसरे से। औरतें क्या करती होती थी? जो ताड़ के पत्ते का बना हाथ वाला पंखा होता है वो लेके वो झलती रहती थी। जुगनू चारों तरफ मंडराते होते थे एक शांत खूबसूरत दुनिया में। To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. अब ये कहते हैं कि वहाँ वापस जाना, जबकि अभी भी प्रथम विश्व युद्ध 20 साल दूर है और द्वितीय विश्व युद्ध अभी भी 40 साल दूर है। मुझे 2 टिकट्स चाहिए थी उस वक्त के लिए, उस समय के लिए। मुझे उस चीज़ के लिए 2 टिकट्स चाहिए थी। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. क्लर्क ने भाड़ा कैलकुलेट किया, जो फेयर था वो फिगर का मतलब उसने कैलकुलेशन की होगी या देखा होगा। उसने मेरे फैंसी हैट बैंड पे एक नज़र डाली, जो कि ऑब्वियसली उस वक्त के हिसाब से एक अलग तरीके का स्टाइल रहा होगा, बट ही फिगर्ड द फेयर। लेकिन खैर उसने कैलकुलेट किया जो भाड़ा था, उसने मुझे बताया, और एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, और मेरे पास काफ़ी पैसा था कि मैं 2 कोच टिकट्स ले सकूं एक तरफ की, क्योंकि आखिरकार इसको जाना ही था, वापस आना तो था नहीं इसको। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। लेकिन जब मैंने पैसे गिन के नज़र ऊपर की तो मैंने देखा क्लर्क मेरी तरफ घूर के देख रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स। बिल्स मतलब वो जो ये है ना नोट, हम लोग कॉमनली नोट बोलते हैं लेकिन यूएस में बिल ही बोला जाता है उसको। उसने नोटों को देख के गर्दन हिलाई और क्या बोला? दैट एंड मनी मिस्टर। वो पैसा नहीं है जनाब। ये जो एंट है ना, AIN एपोस्ट्रॉफी और टी, इजेंट एमंट आरंट के सेंस में यूज़ होता है, इनफॉर्मल ही यूज़ होता है शुरू से अभी भी। तो कहता है कि ये पैसा नहीं है जनाब, ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। और अगर आप मुझे चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम। और ऐसा कह के उसने अपनी नज़र दौड़ाई कहाँ? जो उसके बगल में कैश ड्रॉवर था उस पे। Of course, the money was old style bills
half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. अब जो पैसे उसने निकाल के जिन पे नज़र दौड़ाई, ड्रॉर में जो पैसे थे वो कैसे थे? पुराने ज़माने के पैसे थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज। आज हम जैसे पैसे इस्तेमाल करते हैं साइज में उससे छोटे थे और डिफरेंट लुकिंग, थोड़े अलग दिख रहे थे। मैं वहाँ से मुड़ा और तेजी से निकल गया। जेल जाना कोई अच्छी चीज़ नहीं थी 1894 में भी। 1894 में भी जेल में कोई अच्छी चीज़ नहीं होती थी। एंड दैट वॉज दैट। और बस बात यहीं ख़त्म हो गई। आई लेफ्ट द सेम, दैट वॉज दैट, बात यहीं ख़त्म हो गई, बस इतना ही था, कुछ भी आप कह सकते हैं। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। मैं उसी रास्ते से वापस आ गया जिस रास्ते से मैं पहुंचा था थर्ड लेवल पे। ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि उसी रास्ते से मैं आया होऊंगा। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. That really worried my psychiatrist friend. कहता है कि अगले दिन लंच के दौरान जो ब्रेक होता है उसके दौरान मैंने $300 अपने बैंक से निकाले। लगभग सारा निकाल लिया, जितने पैसे मेरे पास थे उसका लगभग सारा। और उनसे मैंने क्या खरीदा? ओल्ड स्टाइल करेंसी, जो पुराने तरह की करेंसी होती थी वो खरीदी। इससे मेरे मनोवैज्ञानिक दोस्त को काफ़ी चिंता हो गई। उसे लगने लगा कि ये भाई साहब सच में पागल हो गए। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। कहता है किसी भी कॉइन डीलर की दुकान पे आप जाके पुरानी करेंसी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए एक बड़ी रकम चुकानी होगी। इतना तो आप लोगों को भी पता होगा कि करेंसी की वैल्यू, खासकर जो एंटीक होता है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। लोग कलेक्ट करते हैं, काफ़ी शौक रखते हैं इसका, तो उसके लिए मुझे काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. मेरे $300 के बदले में $200 से भी कम आए पुराने नोटों की शक्ल में, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार अंडे 1894 में सिर्फ 13 सेंट के एक डज़न थे। एक दर्जन अंडों का सिर्फ 13 सेंट लगता था 1894 में। $1 में 100 सेंट्स होते हैं। तो इस हिसाब से ये सोच रहे थे भाई साहब कि भले ही मैं पैसा यहाँ से लेके कम ही जाऊँगा, लेकिन मैं सरवाइव कर जाऊँगा, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता ज़माना था। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। कहते हैं लेकिन मुझे उसके बाद फिर कभी वो कॉरिडोर, वो गलियारा नहीं मिला जो तीसरे लेवल पे लेके जाता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। हालांकि मैंने कोशिशें काफ़ी की हैं। लुइजा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. अब यहाँ से कहानी में एक टर्न आता है। लुइजा काफ़ी चिंतित थी जब मैंने ये सारी चीज़ें उसको बताई कि कैसे मैंने पैसे निकाले, ओल्ड स्टाइल के बिल्स लिए, और मैंने काफ़ी खोजा लेकिन वो लेवल मिला नहीं, थर्ड लेवल मिला नहीं। वो चाहती थी कि मैं अब ना खोजूं किसको? थर्ड लेवल को। अब मैं ना खोजूं, और थोड़े वक्त के बाद मैं रुक गया, मैंने खोजना बंद कर दिया। मैं वापस से चला गया अपने उसी काम पे। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स। कौन सा काम, कौन सा शौक जो मेरा था स्टैम्प कलेक्शन का, उस पर। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग। अब लेकिन हम दोनों ही ढूंढ रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी ढूंढ रहे हैं हम। हर इतवार शनिवार को, वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे को कहते हैं, हर सप्ताहांत को हम लोग ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं भाई? क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल है, अभी भी वहाँ है। कैसे प्रूफ है इन लोगों के पास? क्या हुआ कि इनकी बीवी को भी यकीन आ गया? माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपीयर्ड।
मेरा दोस्त सैम वीनर गायब हो गया. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place. And that's where he is, alright, in 1894. मेरा दोस्त सैम वीनर गायब हो गया. किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गया, लेकिन मुझे थोड़ी सी शंका हो रही थी. क्यों? क्योंकि सैम एक शहरी लड़का था और मैं उसे अक्सर बताया करता था गेल्सबर्ग के बारे में, जो एक तरीके का गांव की तरह का इलाका था. मैं वहाँ स्कूल पढ़ने गया था. मैं जब सैम को बताता था, उसे बड़ा मज़ा आता था. वो कहता था ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस. वो अक्सर कहता था कि उसे सुन के बड़ा मज़ा आता है इस जगह के बारे में. उसे ये जगह बड़ी अच्छी लगती है सुनने में. एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑलराइट इन 1894. और वहीं पे है वो, गेल्सबर्ग में ही है, 1894 में. बिकॉज वन नाइट, अब कैसे इन लोगों को पता कि वो वहाँ है, कैसे इनकी बीवी को यकीन आ गया? बिकॉज वन नाइट फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड. वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़? अब ये कहते हैं क्योंकि एक रात जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन से छेड़छाड़ कर रहा था तो मुझे कुछ मिला. क्या आपको पता है, खैर एक चीज़ बताइए, क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? ये फर्स्ट डे कवर आप लोगों को याद होगा शुरू में भी आया था और फिर से आया है. तो ये पूछता है कि क्या आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? अब ये हमें बताता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. नरेटर हमारे बताते हैं. When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale and the postmark proves the date. कहते हैं कि जब भी कोई डाक टिकट इशू होता है, रिलीज़ होता है, तो जो कलेक्टर्स हैं वो कुछ खरीद लेते हैं उनमें से उसी दिन, पहले ही दिन, और उसको, उन स्टैम्प्स को, उन टिकट्स को चिट्ठियों पे लगाते हैं, सॉरी लिफाफों पे लगाते हैं, और वो लिफाफे खुद को ही भेज देते हैं पहले ही दिन. जिस दिन इशू हुआ टिकट, टिकट खरीदा, एक लिफाफे पे चिपकाया और अपना एड्रेस भेज के, अपना एड्रेस लिख के खुद को भेज लेते हैं. और इस चीज़ का सबूत कहाँ रहता है? वो जो टिकट के ऊपर पोस्ट मार्क होता है उसके ऊपर एक डेट भी होती है. एडजस्टेबल, अब तो आ ही चुके हैं स्टैम्प्स, पता नहीं यहाँ हमारे यहाँ डेट होती है कि नहीं, लेकिन पहले होती थी. तो अगर कोई किसी को ख़रीदना होगा तो वो देखेगा कि इस पे डेट पहले ही दिन की लगी हुई है, तो वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये पहले दिन का टिकट है. द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर. और इसी लिफाफे को हम लोग फर्स्ट डे कवर कहते हैं, कलेक्टर्स. एनवेलप, इनवेलप दोनों ही पढ़ते हैं इसको, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो पढ़िए. खैर, तो ये होता है फर्स्ट डे कवर. दे आर नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप. उस लिफाफे में होता क्या है? कुछ भी नहीं, एक खाली कागज़, एक सादा कागज़, क्योंकि उनको कभी खोलने के मकसद से बनाया ही नहीं जाता, इसीलिए खोला भी नहीं जाता है. उनको जैसे का तैसा कलेक्शन में अपने डाल लेते हैं कलेक्टर्स. खैर, तो ये होता है फर्स्ट डे कवर. तो दैट नाइट, उस रात जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को छेड़छाड़ कर रहा था उसके साथ, अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर. तो उस रात जो मेरे सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे, उनमें मुझे एक ऐसा कवर मिला जो कि वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज. लेकिन वो वहाँ था. इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड. कहते हैं कि वो वहाँ क्यों था, वो स्टैम्प कलेक्शन, वो फर्स्ट डे कवर वहाँ क्यों था? इसलिए था क्योंकि किसी ने, उस चीज़ को नहीं होना चाहिए था लेकिन वो वहाँ था. अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहूँगा. कई बार इसने अपने स्टैम्प कलेक्शन को देखा होगा, तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती कि उसको वहाँ ये कवर दिखा ना हो. लेकिन इस बार वो कवर वहाँ है. और वो कवर वहाँ कैसे आया? क्योंकि किसी ने उसके दादाजी को भेजा था. टाइम ट्रैवल अगर आपने स्टोरीज़ पढ़ी है तो उसमें ऐसा ही कुछ होता है. जब आप पास्ट में जाके कोई चीज़ अल्टर कर देते हैं तो वो चीज़ फ्यूचर में भी अल्टर हो जाती है. इसी पे एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी है, जिसमें ये क्वेश्चन है कि अगर आप जाके पास्ट में अपने दादाजी को गोली मार दें तो क्या होगा? उनकी शादी से पहले अगर आप उनको गोली मारते हैं तो क्या होगा? ये पैराडॉक्स कैसे है?
मैं एक सेकेंड आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा आप लोग एंटरटेन भी हो जाएंगे। अगर आप अपने दादाजी को गोली मार देते हैं टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाके उनकी शादी से पहले, तो वो तो मर गए, फिर उनकी शादी हुई नहीं, उनकी शादी जब नहीं हुई तो आपके पिताजी भी, उनका जन्म भी होगा नहीं, और जब उनका नहीं होगा तो फिर आपका भी नहीं होगा, और जब आपका जन्म नहीं होगा तो आखिर उनको गोली मारेगा कौन? ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, ये पैराडॉक्सेस हैं, टाइम ट्रैवल में काफ़ी यूज़ होता है। अगर आप लोगों ने अभी डार्क देखा होगा तो उसमें भी बूट स्ट्रैप पैराडॉक्स काफ़ी बताया गया था। खैर, तो किसी ने चिट्ठी जाके लगता है पास्ट में मेरे दादाजी को भेजी थी, वो चिट्ठी आज यहाँ मिली थी मुझे, बट देयर इट वॉज, ये यहाँ था, मेरे दादाजी को किसी ने भेजा था उनके गैल्सबर्ग वाले एड्रेस पे, लिफाफे पे वही एड्रेस लिखा हुआ था, and it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. खैर वो लेकिन वहाँ था और उस पर लिखा हुआ था मेरे दादाजी का एड्रेस। जुलाई 1894 से ये फर्स्ट डे कवर यहीं इस कलेक्शन में था, ऐसा इस पे जो पोस्टमार्क लगा हुआ है उससे साबित हो जाता है। फिर भी मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इसको देखा हो। क्यों याद नहीं? मैंने अभी आप लोगों को बता दिया ना कि ये एक पैराडॉक्स था, एनॉमली भी इसको कहा जाता है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विथ द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। स्टैम्प काफ़ी एक 6 सेंट के आसपास की कीमत का था, 6 सेंट की कीमत का था, सॉरी, उसके ऊपर कीमत तो लिखी ही रहती है। डल ब्राउन कलर का था वो, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी। नेचुरली, स्वाभाविक तौर पे, when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. स्वाभाविक तौर पे ये जब मेरे दादाजी को मिला तो उन्होंने बिना इसको खोले, क्योंकि फर्स्ट डे कवर कभी कोई खोलता था ही नहीं, वो होता ही नहीं था इस काम के लिए, उन्होंने सीधे इसको अपने कलेक्शन में डाल दिया होगा, और तब से ये यहीं पड़ा होगा जब तक कि मैंने इसे ना देखा, जब तक मैंने इसे ना निकाल के खोल लिया आज। खैर, मैंने उसे खोला। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, इट रेड। अब अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उसके ऊपर लिखी हुई थी कुछ चीज़ें, एक तरीके का नोट था, लेटर था, जो भी था। क्या लिखा हुआ था? तो सबसे पहले तो राइट हैंड साइड पे आप देखिए एड्रेस था 941 विलर्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉय, जुलाई 18, 1894। डेट और एड्रेस लिखा हुआ था, जिस एड्रेस से चार्ली ने भेजा था, यानी कि सॉरी, जिस एड्रेस से सैम वीनर ने ये चिट्ठी भेजी थी चार्ली को। तो सैम वीनर का एड्रेस ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखता है सैम? चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। पहले मुझे थोड़ी मतलब मेरी इच्छा होने लगी कि काश तुम सही होते, काश कोई थर्ड लेवल होता, काश हम टाइम ट्रैवल करके 1894 में पहुंच पाते और अपनी ड्रीम लाइफ जी पाते। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। पहले तो मुझे इसकी इच्छा हुई, फिर मुझे इस पर विश्वास हुआ कि तुम सही हो। एंड चार्ली, इट्स ट्रू। और चार्ली, ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल। मैंने तीसरे लेवल को ढूंढ निकाला है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स। अब ये बात करें कि मुझे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए, यहाँ गैल्सबर्ग में। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing seeing Nelly home। और मुझे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए, और अभी सड़क के उस तरफ, गली के उस तरफ जो डेलीज है, डेलीज शॉप का नाम हो सकता है, किन्हीं लोगों के घर का हो सकता है, जैसे हम लोग शर्मा जी के घर को शर्माज या वर्मा जी के घर को वर्माज कह सकते हैं, तो डेली हो सकता है कोई सरनेम हो। तो जो भी ये घर है या दुकान है, वहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है, और वो सभी लोग फ्रंट पोर्च पे अपने बाहर आके, पोर्च जो बाहर का हिस्सा होता है, बरामदा कह लीजिए एक तरीके का, तो वहाँ पे वो लोग गाना गा रहे हैं। कौन सा गाना? सीइंग नेली होम, एक तरीके का कंट्री सॉन्ग है ये। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और उन लोगों ने मुझे बुलाया है, आइए शिकंजी पी लीजिए। लेमनेड, हाँ शिकंजी ही होती है एक तरीके की। तो अब ये आगे कहता है कि कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी। आ जाओ यहाँ चार्ली और लुइसा,
वापस आ जाओ। अब ये वापस क्यों कहता है? क्योंकि वो पास्ट में आने की बात कर रहा है इसलिए। तो ये आ जाओ यहाँ, ढूंढते रहो तब तक जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाता। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी, यकीन करो मेरा, वो इस लायक है, मेहनत के लायक है, इस कीमत के लायक है। इट इज़ वर्थ इट जब हम लोग कहते हैं ना, तो कोई चीज़ किसी चीज़ के लायक है ऐसा हम लोग बताते हैं। जैसे यू आर वर्थ इट, कि तुम इसके लायक हो, लो मैं तुम्हें ये चीज़ देता हूँ। तो मतलब कहता है कि तुम लोग ढूंढते रहो, जितनी मेहनत तुम करोगे तुमको उसका फल मिलेगा, यकीन करो। जितनी मेहनत तुमने करनी है करो, क्योंकि उस मेहनत के पूरे लायक ये है यहाँ आना। द नोट इज साइंड सैम, और नोट के नीचे किसका नाम लिखा हुआ है? सैम का। सैम ने अपना सिग्नेचर डाला हुआ होगा। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. अब मैं जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर में जाता हूँ वहाँ से मुझे पता लगा कि सैम ने $800 के पुराने स्टाइल के नोट खरीदे थे। That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. मतलब आज के $800 के बराबर की उसने पुरानी करेंसी खरीदी होगी, 600 के आसपास मिला होगा इसको, अगर हम लोग 300 का 200 करके देखें तो। खैर वो नॉट एन इशू। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, फीड एंड ग्रेन बिजनेस। अब वो उतना पैसा काफ़ी होगा उसको खड़ा करने के लिए एक चारे भूसे, गाय के चारे भूसे और अनाज का धंधा वो खड़ा कर सकता है इतने पैसों में। He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. हमेशा कहता था सैम कि उसकी चाहत है वही काम करने की, भूसे चारे और अनाज का धंधा करने की, पास्ट में जाके खास तौर पे। और सीधी सी बात है, अब तो वो अपने पुराने धंधे पे लौट नहीं सकता है। पुराना धंधा यानी कि यहाँ जो उसका प्रेजेंट में धंधा था, काम था, वो नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉय इन 1894। कम से कम गेल्सबर्ग इलिनॉय 1894 में तो बिल्कुल नहीं। क्यों? हिज ओल्ड बिजनेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, उसका पुराना धंधा आपको नहीं पता? वाई? सैम वॉज माई साइकैट्रिस्ट। अब ये बॉम्ब हमारे ऊपर फेंकते हैं, सैम ही तो था मेरा साइकैट्रिस्ट, जिसको मेरी बातों पे यकीन कभी नहीं आता था, लेकिन आज वो खुद वहाँ पहुँच गया है। ये है कहानी, ये है आयरनी इस कहानी के लास्ट में, कि साइकेट्रिस्ट था सैम जो इसको कहता था कि तुम पागल हो गए हो, और अब खुद इसकी बातों पे भरोसा करके वो वहाँ पहुँच गया। और वहाँ उसका धंधा क्यों नहीं चल सकता है? इसलिए क्योंकि गेल्सबर्ग काफ़ी खुशनुमा जगह थी, वहाँ किसी को दिमाग की कोई परेशानी होगी ही नहीं कि कोई इसके पास आए। दूसरी चीज़, एक साइकेट्रिस्ट बनने के लिए इसको डिग्री प्रोड्यूस करनी होगी, कहाँ से लाता है ये पास्ट में जाके डिग्री? और सबसे बड़ी बात, हो सकता है उस वक्त साइकेट्रिस्ट नाम की कोई चीज़ ही ना होती हो। तो खैर ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।